हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आज तो हरनीत सर की क्लास होती है, आज शुभम सर कैसे आ गए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरनीत सर की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है। कि आजकल दोबारा कोविड के केसेस बढ़ने लग गए हैं। थैंकफुली उनको कोविड नहीं हुआ है, बट थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो आई थॉट कि लेट्स नॉट वेस्ट दिस डे, बिकॉज आपके सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी तैयारी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थॉट कि अगर हरनीत सर बिजी हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है, तो लेट मी फिल इन फॉर दैट, और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहनी चाहिए। ठीक है। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज अ टॉपिक फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, एंड बट इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमर्स और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली नॉन सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब रीजन क्या है नॉन सैम्पलिंग टेक्निक्स पिक करने का, कि जब हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं तो दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं। वन इज योर probability sampling techniques and the other one is non probability sampling techniques. Probability sampling technique क्या होती है, जहां पे every element in the universe has an equal chance of getting selected। मतलब मोटा मोटा इसका मतलब क्या है, जैसे आप लॉटरी टिकट के बारे में बात करते हैं या फिर आपने तंबोला गेम खेला होगा, उसके अंदर नंबर्स रखे होते हैं। अब कौन सा नंबर निकलेगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इट्स वेरी इक्वल फॉर ऑल द एलिमेंट्स। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक नंबर की निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और दूसरे नंबर की प्रोबेबिलिटी कम है। एवरी element in the universe, every element in the tambola game has an equal opportunity of getting selected। तो इसे हम probability sampling कहते हैं। ठीक है। नॉन probability sampling टेक्निक वो होती है जहां पे किसी तरीके के बाइसेस होते हैं, ये किसी रीजन की वजह से पूरे यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट होने की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक थोड़ी सी ज्यादा चैलेंजिंग होती है। सो आई थॉट कि आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द सेशन। ठीक है। तो प्लीज एंड तक सेशन देखिएगा। सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे डीप में जाके, उसके बाद वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन योर क्वेश्चंस। और लेट मी टेल यू दैट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जब भी आपके सेशंस होते हैं तो मैं पांचवा क्वेश्चन छोड़ देता हूं, ठीक है, आपको आंसर करने के लिए। एंड आई एम सीइंग अ लॉट कि जितने लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर। वो राइट आंसर दे पा रहे हैं। दैट क्लियरली टेल्स मी कि आपको सेशन समझ में आ रहा है और आप पूरा सेशन देख रहे हो। ठीक है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। ये सेशंस आपके लिए लिए जा रहे हैं, फ्रीली लिए जा रहे हैं, जहां पे हम टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कराते हैं, ताकि आपकी कॉम्प्रहेंसिवली लर्निंग हो सके। ठीक है। चलो बहुत बातें होगी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स हैव लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। सबसे पहले टाइप की जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब देखो यार, एक चीज क्या है कि किसी भी चीज को रट्टे लगा लो, ठीक है, और फिर एग्जाम देने के बाद भूल जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि उसको एक ही बार में इतनी अच्छी तरीके से समझ लो कि उसको आप लाइफ में कभी मत भूलो। ठीक है। कन्वीनियंस सैंपलिंग दो पार्ट में तोड़ते हैं। कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है, आराम, कंफर्ट। हम कहते हैं ना कि भाई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर लेना जब मन करे। ठीक है। तो कन्वीनियंस सैंपलिंग का क्या मतलब है कि आप सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हो, आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो कहीं से भी डेटा मिल जाए तो मैं उसको डेटा को उठा लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है डेटा कंज्यूमर से। ठीक है। आपको कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट करना है, किसी स्पेसिफिक कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट नहीं करना। मतलब आपको लॉयर्स जो कंज्यूमर्स हैं उनसे डेटा नहीं कलेक्ट करना, आपको ऐसे कंज्यूमर से डेटा नहीं कलेक्ट करना जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हैं। मतलब किसी स्पेसिफिक सेक्टर रिलेटेड कंज्यूमर्स का डेटा आपको नहीं कलेक्ट करना, आपको इन जनरल कंज्यूमर्स का डेटा कलेक्ट करना है। अब आपको ऐसा लगता है कि यार सारे लोग ही कंज्यूमर है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में लोग परचेज करते ही रहते हैं प्रोडक्ट। किस तरीके का प्रोडक्ट है, इन सारी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो एक जनरिक सी स्टडी करना चाहते हैं, एक जनरिक सी सैंपल कलेक्ट करना चाहते हैं जो कोर कंज्यूमर से रिलेट करता है। ठीक है। इररिस्पेक्टिव कि वो किस इंडस्ट्री में है, किस सेक्टर में बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको रास्ते में जो भी कंज्यूमर मिलता है या जिसको भी आप रीच आउट कर सकते हो, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपके क्लासरूम का दोस्त हो सकता है, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपके प्लेग्राउंड में खेलते हुए दोस्त हो सकते हैं, एनीबडी एंड एनीवन जिसको आपको लगता है कि यार ये तो कंज्यूमर है, जो कन्वीनियंटली, यहां पे मैं बार बार कन्वीनियंस की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने कुछ डेजिग्नेट नहीं कर रखा कि यार मैं तो इसी से डेटा कलेक्ट करूंगा या तो मैं XYZ इंस्टीट्यूशन में ही जाके डेटा कलेक्ट करूंगा। कन्वीनियंटली जो भी आपको डेटा मिल जाता है आप उसको कलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो इसीलिए मैंने कंज्यूमर का एग्जांपल दिया, क्योंकि 90% आप मान के चलो कि आप कंज्यूमर हैं ही अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो। ठीक है। प्राइस पे करके। ठीक है। सो इसे हम कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है। और मेजरली
पर्पस जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब आपका कोई सेगमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर में आप काम नहीं कर रहे हो, उस केस में आप कन्वीनियंस सैंपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज अ सैंपल सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कन्वीनियंस ऑफ द सैंपल, इट इज नोन एज कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड सिलेक्शन। जहां से डेटा मिल गया वहां से डेटा कलेक्ट कर लिया, दैट इज गोइंग टू बी कन्वीनियंस सैंपलिंग। यहां पे मैं एक छोटा सा इनपुट अपनी साइड से देना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव बीन रिसर्चिंग अ लॉट इन द लास्ट 5-6 years। तो मैं अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताता हूं। अब आपको लगा होगा सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, जब मन करे कन्वीनियंस सैंपलिंग कर लो, डेटा आसानी से कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि जब आप अपने रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हो, तो लेट से किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हो, लेट से रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि क्यों कन्वीनियंस सैंपलिंग जो है वो बेस्ट टाइप ऑफ सैंपलिंग मानी जाती है, क्या रीजन है जिसकी वजह से कन्वीनियंस सैंपलिंग बेस्ट टाइप की सैंपलिंग है आपके केस में, आपके रिसर्च के केस में। अगर उस पर थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं यार कन्वीनियंस सैंपलिंग से सही डेटा नहीं कलेक्ट हुआ, ठीक है, देन सर्टेनली यू कैन नॉट गो फॉर कन्वीनियंस सैंपलिंग। और जैसे मैं कहता हूं, डेटा इज ऑल अबाउट गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, अगर आपने डेटा ही गलत कैप्चर किया है, डेटा ही गलत पकड़ रखा है, तो आपका जो रिजल्ट्स आएंगे दे आर गोइंग टू बी बायस्ड, दे आर गोइंग टू बी मिसलीडिंग। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्च। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स कंज्यूमर्स हैं, रिलेटिव्स कंज्यूमर्स हैं, नेबर्स कंज्यूमर्स हैं, तो आप उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। ठीक है, आगे चलें, लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड वन इज जजमेंट सैंपल। अगेन वर्ड को तोड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जजमेंट सैंपलिंग का क्या मतलब है कि जो रिसर्चर होता है वो अपने केस में जिस भी टॉपिक पर वो रिसर्च कर रहा होता है, जिस भी थीम पे रिसर्च कर रहा होता है, मान के चला जाता है, अज्यूम किया जाता है कि यार उसने इतना लिटरेचर पढ़ लिया है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया है कि उसको ब्रॉड आइडिया लग गया अपने टॉपिक के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स से एक ऐसा इंसान है जो फैशन इंडस्ट्री पे काम कर रहा है। ठीक है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड इनटू सम रिसर्च प्रॉब्लम इन द फैशन इंडस्ट्री। ठीक है, अब उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे को जो डेटा कलेक्ट करना है उसमें मेरी जजमेंट ऐसी ये है, या मेरी जजमेंट ये कहती है, ये सजेस्ट करती है कि मुझे उन लोगों से डेटा कलेक्ट करना चाहिए जिनकी अवेयरनेस, नॉलेज, एक्सपीरियंस कम से कम फैशन इंडस्ट्री में होना चाहिए। मतलब या तो उनकी एजुकेशन फैशन इंडस्ट्री में हो, ठीक है, या उनका फैमिली बैकग्राउंड फैशन इंडस्ट्री के अंदर से हो, या फिर अब जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, जहां पे भी काम कर रहे हैं, उसका कुछ रिलेशन किसी ना किसी फॉर्म में फैशन इंडस्ट्री से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट हिज जजमेंट इज टेलिंग हिज एक्सपीरियंस इज टेलिंग, उसको अपने एक्सपीरियंस और अपने जजमेंट के बेसिस पे ये पता चलता है। ठीक है, इन दैट केस वो अपना जजमेंट एक्सरसाइज कर सकता है कि मुझे किससे डेटा कलेक्ट करना है या फिर किससे डेटा नहीं कलेक्ट करना। ठीक है, बट अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी क्यों है? बिकॉज हर एलिमेंट को, जो भी यूनिवर्स में है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। वो अपना जजमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, हो सकता है उसे लग सकता है कि ए से डेटा कलेक्ट करना चाहिए और बी से डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वो अपना जजमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, हर एलिमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, देयरफॉर दिस इज नोन एज जजमेंट सैंपलिंग। ठीक है, एग्जांपल लिया हुआ है, a researcher may wish to interview with whom he can get favorable responses so as to get the desired outcome of the research। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी फैशन इंडस्ट्री के प्रोफेसर से, फॉर एग्जांपल निफ्ट के बारे में बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में, वहां जाके किसी, अगर मैं रिसर्चर से या वहां जाके किसी स्टूडेंट से या वहां जाके मैं किसी फैकल्टी से अगर सर्वे लूंगा, ठीक है, क्वेश्चनर फिल करवाऊंगा, तो मुझे जो आउटपुट चाहिए, जो मैं रिसर्च परस्यू करना चाहता हूं, वो मैं परस्यू कर पाऊंगा। सो यहां पे वो अपना जजमेंट एक्सरसाइज कर सकता है, बट अगेन जस्टिफिकेशन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देखो समझ के चलोगे तो काम आसान होगा, वरना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, थर्ड वन इज कोटा सैंपलिंग। वर्ड में लिखा हुआ है। कोटा सैंपलिंग का क्या मतलब है? आप क्या करते हो, आप बैलेंस रखना चाहते हो अपने डेटा कलेक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया गया कि भाई दिल्ली से डेटा कलेक्ट करके लाओ और ये बताओ कि दिल्ली में लोगों का क्या परसेप्शन है, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्टी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखे हुए। एक्स पार्टी है जिसके बारे में आप क्या करना चाहते हो, व्यू पॉइंट जानना चाहते हो जनता का, कि भाई जनता फेवर में है या फिर फेवर में नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई जो इंसान होता है उसको पता होता है कि यार मेरे को तो घर घर जाके रिसर्च करनी पड़ेगी, लोगों से डेटा फिल करवाना पड़ेगा, लोगों से इंटरव्यू लेने पड़ेंगे प्रॉब्लली। तो इंसान क्या करता है, जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वो किसी एक लोकेलिटी में चला जाता है, लेट्स से ईस्ट दिल्ली में चला गया और वहां से ही सारा का सारा डेटा लेके आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कहा गया है कि भाई कम से कम हमें 500 लोगों का डेटा चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट, 500 लोगों का डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो एक ही लोकेलिटी में चला जाएगा और 500 लोगों का डेटा कलेक्ट करके चला है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ,
जो आउटपुट हुआ, आउटकम हुआ, वो बायस्ड हो गया। हो सकता है कि उस लोकेलिटी में एक पर्टिकुलर पार्टी, दैट इज लेट्स से एक्स, उसने अच्छा काम किया हो, बट बाकी लोकेलिटी में अच्छा काम नहीं किया हो। तो बैलेंस व्यू पॉइंट जानने के लिए, ताकि हम उसको यूज कर सके फर्दर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के लिए, कोटास फिक्स किए जाते हैं कि भाई देखो, अगर हमें दिल्ली में सर्वे करना है तो हमें यह ध्यान रखना है कि कम से कम 25% सर्वे हम लेट से ईस्ट दिल्ली से करें, 25% सर्वे जो है हम वेस्ट दिल्ली से करें, 25% हम साउथ दिल्ली से करें एंड 25% हम नॉर्थ दिल्ली से करें। तो इससे होगा क्या, जो हमारे पास इनपुट्स निकल के आएंगे, जो हमारे पास पर्सपेक्टिव निकल के आएंगे, वो बैलेंस व्यू पॉइंट पे होंगे, क्योंकि अब हमने चारों एलिमेंट्स, चारों सेगमेंट जो है दिल्ली के, चारों जोन जो है उसको बेसिकली कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये व्यू पॉइंट निकल के आता है या आउटपुट निकल के आता है कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी एक्स जो है इसने काफी अच्छा काम किया है, देन प्रॉब्ली वी कैन कंक्लूड कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, जनरली लोगों को जब आपने डिबेट करते देखा होगा कि यार एक्स पार्टी अच्छी है, वाई पार्टी अच्छी है, उसका रीजन क्या होता है कि उनकी लोकेलिटी में वो पार्टी अच्छा काम कर रही होती है, वेरएज जो दूसरा इंसान आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है उसकी लोकेलिटी में कोई दूसरी पार्टी अच्छा काम कर रही होती है। तो एक बैलेंस व्यू पॉइंट जानने के लिए जो रिसर्चर है वो इससे ऊपर उठ जाता है, वो फालतू की डिबेट्स में नहीं पड़ता है कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कल हमारे ऑफिस में एक छोटा सा डिस्कशन हो रहा था, जहां पे एक हमारे स्टूडेंट थे, सॉरी स्टूडेंट तो नहीं कहूंगा, एक हमारे टीम मेंबर थे, वो ये कह रहे थे कि जो बैंक्वेट हॉल में जो पार्टीज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर बासी खाना खिलाया जाता है। और दूसरे जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होता, उसके अंदर तो खाना चेक किया जाता है, खाने की पहले क्वालिटी टेस्टिंग होती है, जो फैमिली होती है, जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही होती है, वो पहले खाने को टेस्ट करती है, उसके बाद ही उसको गेस्ट को या फिर जो भी रिलेटिव्स आए होते हैं उनको सर्व किया जाता है। तो अब आप देख पा रहे हो कि दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स क्यों हैं? क्योंकि एक जो पर्सन है उसने प्रॉब्ली ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि जिन वो शादीज में गया हो, या दो तीन जिन शादीज में गया हो, पार्टीज में गया हो, वहां पे हो सकता है उसको बासी खाना सर्व कर दिया गया और इसलिए उसका वो व्यू पॉइंट बन गया। सेकंड, लोग जो बहुत सारी शायद शादियों में गए हैं वो ये मानते हैं कि कहीं कहीं हो सकता है बैंक्वेट में ऐसा होता हो, बट मेजॉरिटी जगह पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं अपनी इमेज के बारे में, तो वो ध्यान रखते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में रिलेटिव्स जो हैं वो ताने मार रहे हैं। ठीक है, बट जो रिसर्चर होता है वो इन दोनों चीजों से ऊपर उठ जाता है। वो कहता है भाई ना हम एक्स की बात मानेंगे ना हम वाई के बारे में की बात मानेंगे, हम खुद सारे एंगल से, चारों जोन से डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे कंक्लूड करेंगे कि जो भी रिजल्ट मैं देना चाहता हूं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो या किसी भी पर्सपेक्टिव पे हो, ठीक है, इट शुड बी अ होलिस्टिक एंड बैलेंस्ड डेटा। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, हम कोटा सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, कोटास फिक्स कर देते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जितना एग्जांपल से समझने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी डीपर आएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द लास्ट काइंड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल देखा है कभी आपने? बॉल देखा? अभी मेरे पास बॉल है नहीं, वरना मैं आपको बॉल जरूर दिखाता। बॉल्स के साथ जनरली आपने देखा होगा कि अगर आप बॉल को किसी डस्ट में रोल करने की कोशिश करोगे, ठीक है, घर पे ट्राई करना, ठीक है, अगर नहीं किया तो क्या होता है, जिस भी पाथवे को वो फॉलो करती है, ठीक है, उस पाथवे में जो भी रास्ते में चीजें आती हैं, लेट्स से डस्ट पड़ा हुआ है, पेपर पड़ा हुआ है, वॉट एवर इट इज गोइंग टू इंक्लूड इट इज गोइंग टू इनकम्पास इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कभी माउंटेन्स पे गए हो, कभी हिली एरियाज पे गए हो, वहां अगर आपने स्नो बॉल बना के खेली हो, स्नो की बॉल बना के खेली हो, उसको रोल कर दिया हो, तो अगर आपने उसको किसी गंदी जगह फेंका होगा तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो स्नो के अराउंड रोल अप कर जाते हैं। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन स्नोबॉल सैंपलिंग। आप क्या करते हो, आप किसी एक पर्सन को कांटेक्ट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे लेट से पता करना है कि भाई जो ड्रगिस्ट हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, उनका क्या मोटिवेशन होता है, वो क्यों ड्रग लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स तो होते ही हैं, बट उनके दिमाग में चल क्या रहा होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है जिसकी वजह से वो ड्रग लेना चाहते हैं। अब अगर मैं एक इंसान से पूछूं तो हो सकता है वो कहे कि भाई मेरे को मजा आता है इसलिए मैं ड्रग लेता हूं। हो सकता है कोई दूसरा इंसान कहे कि मैं एडिक्ट हो चुका हूं, मैं लेना नहीं चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूं। सो दे कैन बी मल्टीपल रीजंस आउट ऑफ इट। तो इस केस में क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, अगर आप जाके किसी से खुलेआम पूछोगे कि भाई तुम ड्रग लेते हो क्या, तो वो नहीं बोलेगा ना कि मैं ड्रग लेता हूं। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें किसी एक पर्सन को पकड़ना होता है, एक पर्सन से रीच आउट करना होता है, और क्योंकि वो उस ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है, सारे जो वो होते हैं ना, जो लोग ड्रग लेते हैं वो जानते होते हैं कि पेडलर्स कौन है, कहां ड्रग मिलेगा, कहां क्या मिलेगा, दे नो एवरीथिंग। तो अगर हमने एक पर्सन को कन्विंस कर लिया, ही इज गोइंग टू हेल्प अस गेट अदर पीपल फॉर आवर सैंपल, फॉर आवर डेटा कलेक्शन। तो स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होगा, हमने एक पर्सन को पकड़ा, वो रोल आउट करता जाएगा और हमें और सैंपल्स और डेटा कलेक्शन करवाता जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज स्नोबॉल सैंपलिंग इज ऑल अबाउट। दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला सेंसिटिव एरियाज, दीज आर यूज्ड इन केस ऑफ सेंसिटिव एरियाज जहां पे अदरवाइज डेटा कलेक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेकेंड, ये रोलिंग स्नोबॉल का कंसेप्ट होता है कि एक
पर्सन को आपने कहा, उसने आपको दूसरे पर्सन से कनेक्ट किया, दूसरे ने तीसरे से कनेक्ट किया, तीसरे ने चौथे से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो बॉल है दैट कीप्स ऑन रोलिंग एंड देयरफॉर द नेम गिवन इज एट स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, कुछ इश्यूज क्या हो सकते हैं, ड्रग एडिक्ट्स हो गए, एज पेशेंट्स हो गए। ठीक है, इस सिनेरियो में, इन केसेस के अंदर आपको स्नोबॉल सैंपलिंग का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो 4 टाइप के नॉन सैंपलिंग टेक्निक थे जो हमने पढ़ लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% क्लैरिटी आ गई होगी। स्टिल अगर कहीं भी डाउट आ रहा है, 1% भी डाउट है ना इस टॉपिक के अंदर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दैट डाउट देन एंड देयर ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं कि जो मैंने मेहनत करी, जो पढ़ाया, वो कुछ समझ में आया है कि नहीं, या फिर बस बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे थे सेशन चला के। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। In which of the below mentioned sampling methods units are selected in an arbitrary manner with a little or no planning involved? मतलब वो कहते हैं कि भाई आर्बिट्ररी, जो समझ में आ रहा है वो उठा ले रहे हो, हैफेजर्डली उठा ले रहे हो, कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है। ठीक है, घर पे ना मम्मियां कई बार डांटती हैं कि देखो तुम्हारा सामान कैसे फैला हुआ इधर उधर। ठीक है, कोई सिस्टमैटिक ढंग से रखा नहीं हुआ है। अब ये एक एग्जांपल है आपको रिकॉल कराने के लिए कि इससे एक सैंपलिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो सैंपलिंग का जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी देना है। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कन्वीनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग। अब यहां पे एक नई टाइप की सैंपलिंग इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, मेजरली कॉमनली यूज नहीं होती बट है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जजमेंट सैंपलिंग क्या थी, जहां पे एक रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है, अपने जजमेंट का इस्तेमाल करता है एंड उसके बेसिस पे सैंपल कलेक्ट करता है। पर्पसिव सैंपलिंग क्या होती है, उसके दिमाग में पर्पस क्लियर है। जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं पर्पस की बात कर रहा हूं। जिस तरीके का उसका पर्पस है, उसके बेसिस पे वो अपना डेटा कलेक्शन करता है कि जो मैं पर्पस फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूं, वो पर्पस मेरा इस सैंपल से क्लियर होगा कि नहीं। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि जब आप डेटा कलेक्शन एक्चुअली करने जाते हैं एज अ रिसर्चर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो एक टाइम पे सिर्फ एक सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता, कई बार 2 सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पर्पसिव सैंपलिंग का इस्तेमाल किया क्योंकि आपको पर्पस ध्यान था, और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने अपनी जजमेंट लगाई कि यार ये पर्पस कौन से पर्सन से फुलफिल हो सकता है। सो दोनों सैंपलिंग टेक्निक का एक साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो अपने दिमाग में ये मत रखना कि नहीं यार एक ही यूज होगी, 2 यूज नहीं होगी। कई बार सैंपलिंग टेक्निक आपस में ओवरलैप करती रहती है, इट्स कंप्लीटली ओके अगर आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द 4 एलिमेंट। जैसे मैंने कहा, आर्बिट्री मतलब हैफेजर्ड वे में डेटा कलेक्शन करना, और वो होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंदर, जो सामने मिल गया उससे डेटा कलेक्शन कर लिया। ठीक है, हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, वो बड़ी जबरदस्त बातें बोलते थे। ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स टुवर्ड्स द डोमेन्स दैट आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल। वो हमेशा कहते थे यार मार्केटिंग वाले पता नहीं क्या ही रिसर्च करते होंगे, जगह जगह से तो डेटा उठा लेते हैं। ठीक है, दो उनको जस्टिफिकेशन बहुत देना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बट उनका ये कहना था, ठीक है, इट्स टोटली हिज ओपिनियन नॉट माइंड। ठीक है, मैंने बस एक क्लास में सुना था कि वो हमेशा ये कहते थे कि यार मार्केटिंग वाले तो बस कंज्यूमर से जाके डेटा उठा लेते हैं और ये कह रहे थे कि एवरीबॉडी इज अ कंज्यूमर। ठीक है, वेयर अगर हम बाकी सेगमेंट में जाएं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली अगर फाइनेंस के बारे में बात करें, या स्पेसिफिकली जहां पे इंपेरिकल स्टडीज के बारे में बात करें, वहां बहुत एफर्ट लगता है सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्शन करने के अंदर ही। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट आई होप कुछ सीखने मिला होगा आपको। सो कन्वीनियंस सैंपलिंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिस मेथड सैंपलिंग इज डन बेस्ड ऑन प्रीवियस आइडियाज ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड बिहेवियर, आइडेंटिफाई द मेथड। मतलब इस केस में आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस आपको ऑलरेडी आइडिया है, आपके दिमाग में ऑलरेडी पॉपुलेशन का कंपोजिशन है कि यार उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो हमें पता होता है कि यार अब एग्जाम पास आ रहे हैं, स्टूडेंट डरा हुआ होगा, स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, लेट्स ऑर्गेनाइज अ वेबिनार, लेट्स ऑर्गेनाइज एन आस्क मी एनीथिंग सेशन, जहां पे स्टूडेंट्स अपने डाउट पूछ सके। ठीक है, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस क्या है, कन्वीनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग एंड जजमेंट सैंपलिंग। देखो कन्वीनियंस सैंपलिंग तो नहीं यूज हो सकता, ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग भी नहीं यूज हो सकता क्योंकि आप एक से दूसरे पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रहे, सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी नहीं यूज हो सकता क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टेक्निक है, और वहां पे एक सिस्टमैटिक मेथड यूज करना होता है। यहां पे कोई भी सिस्टमैटिक मेथड यूज करने के बारे में बातचीत नहीं की जा रही, बट आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉपुलेशन कंपोजिशन और बिहेवियर को जानते हैं। किस केस में जानते होते हैं, जब आप जजमेंट सैंपलिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको बाय जजमेंट पता है कि ये जो पर्सन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर मेरे रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उससे डेटा कलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो फोर्थ और डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। चेतन इज डूइंग अ रिसर्च ऑन द जेंडर ऑफ व्हिसल ब्लोअर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हिसल ब्लोअर्स आपको पता है, जो
विसल ब्लो वो वाले नहीं जो कोच साहब करते हैं मैराथन के टाइम पे या फिर बास्केटबॉल खेलते समय, ये वो विसल ब्लोअर्स हैं बेसिकली। जब भी किसी कंपनी में कुछ गलत हो रहा होता है, कुछ रॉन्ग डूइंग हो रही होती है, कुछ माल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, तो ये बाहर आ जाते हैं और ये कहते हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी को बता देते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा डर के, थोड़ा संभल के, ऐसा ना हो कि उनकी जान जान बचे ना, ठीक है, मार दिए जाएं। तो बेसिकली ये इन्फॉर्म कर देते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को कि भाई कुछ गलत हो रहा है, यू नीड टू लुक इनटू इट, आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और कई बार ऐसा हुआ है कि विसल ब्लोअर्स की वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स या तो डिस्कवर हुए या तो फिर प्रिवेंट हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, इज एलिमेंट ऑफ रीचिंग आउट द बेस्ट डेटा सोर्सेस, ठीक है। इनको रिसर्च करनी है जेंडर ऑफ विसल ब्लोअर, कि भाई कुछ जेंडर स्पेसिफिक है विसल ब्लोअर के अंदर, कि सिर्फ मेल्स बाहर आके विसल ब्लोअर बनते हैं या फीमेल्स बनते हैं या थर्ड जेंडर बनते हैं, ठीक है। और ये बहुत एडमेंट है कि भाई हमें तो डेटा कलेक्शन करना ही है। सजेस्ट अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग, किस तरीके की सैम्पलिंग मेथड ये इस्तेमाल करेंगे। इज ही गोइंग टू यूज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग? बता दूं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, आप छोटे छोटे स्ट्राटास बना देते हो, छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हो आप, जिसमें आप जाके फर्दर स्टडी कर सकते हो। यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डू अ फर्दर स्टडी, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग आपको पता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। D1 इज पर्पसिव सैम्पलिंग, जहां पे आपका पर्पस क्लियर होता है। अब मैंने आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग समझाते समय दो चीजें बताई थी। पहली चीज, इट इज गोइंग टू बी अ सेंसिटिव इशू, विसल ब्लोअर इज अ सेंसिटिव इशू, ठीक है, क्योंकि कोई घर के बाहर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के बताता नहीं है कि यार मैं विसल ब्लोअर हूं, मैं विसल ब्लोअर हूं, ठीक है। सो इट विल नॉट बी एन इजी वे आउट टू फाइंड विसल ब्लोअर्स। बहुत डिफिकल्ट है उनको रीच आउट करना, क्योंकि उनकी जान जो होती है वो जोखिम में होती है, ठीक है, तो उनकी जान जा सकती है, इसलिए विसल ब्लोअर को रीच आउट करना आसान नहीं होता। ऑफकोर्स एक बार पुलिस ने प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया, जो गिल्टी पार्टी है वो अंदर चला गया, काफी सारे चीजें बाहर आ जाती हैं, बट कोशिश हमेशा यही की जाती है कि विसल ब्लोअर्स बाहर ना आए, उनका नाम डिस्क्लोज ना हो, ठीक है। तो ये सेंसिटिव इशू है, अगर आपको इस पर रिसर्च करना है तो पहली चीज। सेकंड क्या है कि हमें ये भी देखना है कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन का डेटा कलेक्ट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन। सो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। पारुल इज रिसर्चिंग ओपिनियंस अबाउट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज इन हर यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, स्टूडेंट किस तरीके का सर्विसेज ले सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो आफ्टर ईच ऑफ द क्लास शी आस्क्ड फेलो स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ सर्वे ऑन द टॉपिक, विच मेथड हैज शी यूज्ड। मतलब उनको ये जानना है कि भाई जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो कैसा स्टूडेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वेदर इट इज एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स और नॉट, ये सारी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, अपने फेलो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई आप ये सर्वे कंप्लीट कर लोगे। उन्होंने प्रॉब्ली एक क्वेश्चनर बनाया होगा जिसको वो फिल करवाने की कोशिश करनी है अपने साथ वाले क्लासमेट्स या फिर बैचमेट्स से, ठीक है। तो हमें क्या बताना है भाई, इन्होंने कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज किया है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज किया है क्या इन्होंने, स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज किया है क्या, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूज किया है या फिर हैफेजर्ड सैम्पलिंग यूज किया। अब देखो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग तो नहीं है क्योंकि कहीं से भी स्ट्राटा नहीं दिख रहा, काम खत्म। स्नोबॉल सैम्पलिंग नहीं है क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक को पकड़ा और फिर उसको बोला कि दूसरे को उससे मिलवा दो, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ द क्लासेस शी आस्क्ड फेलो स्टूडेंट्स, तो मतलब एक से ज्यादा लोगों से सैंपल फिल करवा रही है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग भी नहीं हो सकता। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। हैफेजर्ड सैम्पलिंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर एंड दिस इज नथिंग बट अदर नेम फॉर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। तो कल को कोई बोले कन्वीनियंस सैम्पलिंग और हैफेजर्ड सैम्पलिंग में क्या अंतर है, कह देना एक ही चीज है, सिर्फ नाम बदल गए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कहां पे, कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आंसर करें। देखो आंसर करके जब आंसर सही होता है ना तो कॉन्फिडेंस आता है कि यार जो मैंने पढ़ा है वो सही है, ठीक है। तो हो सकता है आंसर गलत हो जाए, बट उसके बाद भी जो लर्निंग्स मिलेंगी वो लॉन्ग रन में आपको हेल्पफुल होंगी एग्जाम क्रैक करने में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन यू कैन गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। A cigarette company wants to find out what age group prefers what brand of cigarettes। देखो भाई कैसे दिन आ गए कि हमें अलग अलग एज ग्रुप में पता करना पड़ रहा है, मतलब हर एज ग्रुप के लोग हैं जो सिगरेट कंजम्पशन कर रहे हैं, एंड इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट नाउ। शी अप्लाइज एज ग्रुप्स ऑफ, उन्होंने कुछ एज ग्रुप्स की कैटेगरीज बना दी, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एंड 51 प्लस। तो चार कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एज। विच मेथड शैल बी यूज, कौन सा मेथड यहां पे यूज किया जाएगा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, हैफेजर्ड सैम्पलिंग या फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। तो ये चार मेथड्स आपके सामने गिवन है। मैं आपको बता दूं, ठीक है,
कि haphazard sampling and accidental sampling are one and the same thing, just the other name of writing convenience sampling. ठीक है, convenience sampling को लिखने के दो अलग नाम हैं. ठीक है, बाकी सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसका सही जवाब दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर. ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. आई होप कि आपको हरनीत सर की कमी नहीं खाली होगी. ऑफ कोर्स हरनीत सर इज गोइंग टू बी बैक इन द नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक में अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे और अपने अच्छे सेशंस आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल. ठीक है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, आपको पता है. जब नोटिफिकेशन इज नॉट येट आउट बट अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिवली हमारे पास डेट है 13 जून से लेके 22 जून के बीच में आपके जून 2023 के एग्जाम्स होने वाले हैं. तो प्लीज दोस्तों अपना टाइम वेस्ट मत करिए. आपको लग रहा होगा कि यार अभी 2 महीने हैं, नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, बट नोटिफिकेशन जब आएगी तब तक ऑलरेडी टाइम निकल चुका होगा. जो टाइम है वो इस तरीके से रेत की तरह फिसलता जा रहा है. तो प्लीज टाइम का भरपूर इस्तेमाल करिए, पूर्ण उपयोग करिए एंड क्वालिफाई द यूजीसी नेट एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, अगर लगता है कि सेशन में मजा आया, इंटरेस्टिंग था, एग्जाम्पल्स पसंद आए, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ऑल्सो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस समय हमारे 2 चैनल्स चल रहे हैं. वन इज दिस वन, द अदर वन इज अनुज जिंदल बाय यूजीसी नेट बाय अनुज जिंदल, जिसपे हम आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, आपसे पीएचडी रिलेटेड टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उस पर भी बातचीत करते हैं. तो प्लीज दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है. ठीक है, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल, ऑल द बेस्ट and God bless you all.